अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। आज हम रियल कंडक्टेड इंटरव्यू की क्वेश्चंस 221 से 250 तक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 221 है जी, व्हाट आर पावर टेस्ट एंड स्पीड टेस्ट। तो पावर टेस्ट जो बेसिकली है वो ये बताता है कि एक इंडिविजुअल में कितनी कैपेसिटी है और वो कितने हद तक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, मतलब कितना टफ क्वेश्चन जो है वो उसको सॉल्व कर सकता है या कितने इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। और स्पीड टेस्ट जो है वो हमें ये बताता है कि हाउ फास्ट अ लर्नर कैन डू और अ स्टूडेंट कैन डू अ क्वेश्चन। मतलब जो स्पीड टेस्ट है वो हमें किसी भी स्टूडेंट की स्पीड के बारे में बताता है कि कितने टाइम में या कितनी जल्दी एक स्टूडेंट जो है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। और पावर टेस्ट ये बताता है कि उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है किसी भी क्वेश्चन के को सॉल्व करने के हवाले से। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 222, व्हाट फैक्टर अफेक्ट रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो टेस्ट के आइटम्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा टफ हैं या बहुत ज़्यादा इजी वे में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं तो वो रिलायबिलिटी को डेफिनेटली अफेक्ट करेंगे। और टेस्ट का जो लेंथ है वो भी जो है टेस्ट की रिलायबिलिटी को अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर आपने 2 घंटे का टेस्ट दिया है और उसमें क्वेश्चन जो हैं इतने ज़्यादा लॉन्ग या लेंथी दे दिए हैं कि एक स्टूडेंट जो है उनको अटेम्प्ट करने के काबिल ही नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है फिर रिलायबिलिटी जो है वो उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। और अगर टाइमिंग जो है वो आपने कम दी है, टेस्ट तो ठीक डेवलप किया है आपने, आइटम्स तो ठीक डेवलप की हैं, लेकिन टाइमिंग आपने बहुत कम दे दी है, मतलब 2 घंटे के टेस्ट के लिए आपने 1 घंटे की या 1.5 घंटे की टाइमिंग दे दी है। तो ज़ाहिर सी बात है वो भी हमारी रिलायबिलिटी को जो है अफेक्ट करेगा। अगर हमारी सब्जेक्टिव अप्रोच होगी जो टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बेशक वो कोई एक्सपर्ट है या टीचर है, अगर उसकी अपनी जो अप्रोच है वो ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव नहीं है तो ये चीज़ भी रिलायबिलिटी को नो डाउट जो है अफेक्ट करेगी। और लर्नर जो है अगर उसका इंटरेक्शन ठीक नहीं है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान भी और ड्यूरिंग अटेम्प्टिंग द टेस्ट, तो फिर ये भी हमारी रिलायबिलिटी को जो है वो अफेक्ट करेगा। और अगर रिसर्च का डिज़ाइन ठीक ना हो, मतलब जो एक्सपर्ट है वो रिसर्च कंडक्ट करते हुए अगर कोई टेस्ट डेवलप करता है, मतलब रिसर्च की कंडक्शन के लिए कोई टेस्ट डेवलप करता है और उसने डिज़ाइन जो है वो ठीक से चूज़ नहीं किया कि किस डिज़ाइन के थ्रू वो जो है रिसर्च के किस डिज़ाइन के थ्रू वो रिसर्च को कंडक्ट करेगा, तो ये भी रिलायबिलिटी पर बहुत बड़ा असर डालता है। क्वेश्चन नंबर 223 है, व्हाट इज़ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। अब रीइंफोर्समेंट जो है वो किसी भी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ की जाती है और जो पनिशमेंट है वो किसी भी बिहेवियर को जो है वो वीकन करने के लिए यूज़ की जाती है। अब रीइंफोर्समेंट बेशक नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दोनों रीइंफोर्समेंट्स जो हैं वो बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ की जाती हैं, लेकिन जो पनिशमेंट होती है उसमें नेगेटिविटी का एलिमेंट पाया जाता है और ये जो है किसी भी बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है या रिप्लेस करने के लिए यूज़ की जाती है। और जो इन्फोर्समेंट है वो ना सिर्फ एक बिहेवियर को स्ट्रेंथ करती है बल्कि रिप्लेस भी करती है। मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि हम किसी बिहेवियर को अगर ख़त्म नहीं कर पा रहे या उसको जो है पनिशमेंट के थ्रू हम ख़त्म नहीं करना चाहते, हम रीइंफोर्समेंट के एलिमेंट ही यूज़ करना चाहते हैं, तो हम इन्फोर्समेंट के एलिमेंट के थ्रू रिप्लेस भी कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है वो नेल बाइटिंग करता है जो कि अच्छी हैबिट नहीं है, क्योंकि एक स्टूडेंट की जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो भी एक टीचर का ही काम है। अब बेशक नेल बाइटिंग जो है वो उसकी टीचिंग के या लर्निंग के प्रोसेस पे असरअंदाज नहीं हो रही, लेकिन उसके करैक्टर का हिस्सा तो है ना। और हम चाह रहे हैं कि हमने उसकी नेल बाइटिंग की हैबिट को जो है वो ख़त्म करना है, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे कि बेटा आपने सारा दिन बबल चबानी है, आपने मुंह में बबल रखनी है और जब भी आपको याद आए कि आपने नेल बाइटिंग करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि आप उस बबल को ज़ोर से जो है वो च्यू करना स्टार्ट कर दें। तो हमने इसको जो उसकी एक हैबिट है रिप्लेसमेंट के थ्रू उसको चेंज कर दिया रीइंफोर्समेंट के थ्रू। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 224, फीचर्स ऑफ पॉलिसी 2009। पॉलिसी 2009 जो है उसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो किया गया था ना वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग पर किया गया था। और फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस भी इसी पॉलिसी में ही करवाए गए थे नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। और नॉलेज स्किल्स और पॉजिटिव बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया इस एजुकेशनल पॉलिसी में। उसके अलावा यूनिवर्सल एजुकेशन पर इसी के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया गया या फोकस किया गया इस एजुकेशनल पॉलिसी में। लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव करने के लिए और पेडागोजिकल स्किल्स को
फ्लोरिश करने के लिए काम किया गया एजुकेशन पॉलिसी 2009 में, और करिकुलम में रिफॉर्म्स की बात भी की गई, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन भी किसी हद तक किया गया 2009 की पॉलिसी में। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 225 में देखते हैं डिफरेंशिएट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। अब जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो असल में मैयर करती है एक न्यूमेरिकल डाटा के फॉर्म में रिसर्च के आउटपुट को। ठीक हो गया। लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो असेस करती है एक डाटा को जो कि रिटन फॉर्म में होता है। अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हिस्टोरिकल रिसर्च, काजल कंपैरेटिव रिसर्च जिसको एक्स पोस्ट फैक्टो भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च जिसका रिलेशन जो है 0 से 1 डिग्री तक होता है। इनके एग्जांपल हम दे सकते हैं। और अगर क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो हम कह सकते हैं केस स्टडी, बिब्लियोग्राफी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च etc, ये जो हैं क्वालिटेटिव की टाइप्स हो जाती हैं। क्वेश्चन 226 को देखते हैं, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ रिसर्च। अब स्कोप का आपको पता है कि स्कोप बेसिकली कहते हैं किसको है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिसर्च होती क्या है। रिसर्च जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टिगेशन है थ्रू साइंटिफिक मेथड। तो हम कह सकते हैं कि रिसर्च का स्कोप जिस भी फील्ड से रिलेटेड रिसर्च की जाएगी उसी के हिसाब से देखा जाएगा। अगर हम एजुकेशनल प्रॉब्लम की बात करें तो एजुकेशनल रिसर्च की किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से जितने भी पॉसिबल स्कोप्स हो सकते हैं हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रॉप आउट रेट को हमने किस तरह से कम करना है, या हमने स्टूडेंट्स की रिटेंशन को कैसे बढ़ाना है, या हमने स्टूडेंट्स के डेली लाइफ रूटीन को जो है वो किस तरह से सेट करना है, या हमने ज़्यादा एडमिशन्स किस तरह से लेकर आने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिसर्च एजुकेशनल रिसर्च के स्कोप्स में शामिल हो जाएंगी। ठीक हो गया। या फिर एजुकेशनल स्कोप जितने भी होते हैं वो भी इसमें काउंट किए जा सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग का स्कोप क्या होगा, या मेडिकल या नॉन मेडिकल का स्कोप क्या होगा, या आईसीएस का स्कोप क्या होगा। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में जब रिसर्च कंडक्ट की जाएगी तो जिस स्पेसिफिक फिनोमेना के बारे में रिसर्च कंडक्ट की जाएगी तो उसका स्कोप भी उसी फिनोमेना के साथ ही रिलेट करके हम लोग आंसर देंगे। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 220 है, व्हाट इज़ नेशनल इकोनॉमिक सर्वे। नहीं, मेरे ख्याल में हमने देखना है 227 क्वेश्चन। डिस्कस विच रिकमेंडेशन वर गिवन फॉर टीचर ट्रेनिंग इन पॉलिसी 2009। अब 2009 की जो पॉलिसी है उसमें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसका मेन फोकस जो था नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स के लिए था। तो इन्होंने कहा था कि नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट होनी चाहिए टीचर के पास, उसके अलावा प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए टीचर का, टीचर ट्रेंड होने चाहिए, और टीचिंग से पहले जो है वो बीएड या टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो मस्ट है। इंडक्शन ट्रेनिंग्स की बात की गई इसमें, और बेस्ट मेथडोलॉजीज़ के हवाले से डिस्कस किया गया इस एजुकेशनल पॉलिसीज़ में। प्रोफेशनल स्ट्रक्चर डेवलप किया गया टीचर्स के लिए, और टीचर्स जो हैं उनके लिए कहा गया कि उनको इस्लाम का भी बेस्ट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो है वो इस्लामिक है। तो इस पॉइंट को भी इसमें जो है वो इंक्लूड किया गया। क्वेश्चन 228 को देखें तो व्हाट आर टीचर्स इशूज़ इन पाकिस्तान। तो एज अ टीचर आपके जितने भी इशूज़ हैं आप वो सारे डिस्कस कर सकते हैं। जो मेरे माइंड में है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या ड्रॉप आउट, उसके अलावा इनसफिशेंट ट्रेनिंग्स या इनसफिशेंट रिसर्च, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर्स, लैक ऑफ फैसिलिटीज़, स्कूल बिल्डिंग के प्रॉब्लम्स हो गए, अनफेयर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, मतलब कम्युनिटी इन्वॉल्व हो तो पॉजिटिव वे में हो, वो अनफेयर वे में इन्वॉल्व होती है। बजट के हवाले से भी कम्युनिटी का अनफेयर रवैया होता है हमारे टीचर्स के साथ। मतलब वो हमेशा यही समझते हैं कि टीचर्स जो है वो बजट को बेस्ट यूटिलाइज़ नहीं करते या फिर अपनी जेबें भर लेते हैं। बहुत से लोग होते होंगे लेकिन मेजॉरिटी नहीं है ऐसी। और चेक एंड बैलेंस भी आपको पता है कि कितना ज़्यादा है मॉनिटरिंग का। तो इस चीज़ में जो है कम्युनिटी जो है उसका नेगेटिव वे प्ले करना या नेगेटिव रोल प्ले करना भी टीचर्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर इसके अलावा रैशनलाइजेशन जो है वो टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और अनफेयर ट्रांसफ़र्स जो हैं उनके हवाले से अगर बात की जाए, या फिर समटाइम ऐसा होता है कि ट्रांसफ़र्स होते ही नहीं हैं। ट्रांसफ़र्स के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, ट्रांसफ़र्स ओपन तो किए जाते हैं लेकिन उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 229, व्हाट इज़ नेशनल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट होती है वो बेसिकली एक कंट्री की ईयरली या मंथली या क्वार्टरली इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में एक गाइडेंस होती है या एक ओवरव्यू होता है। आप ये समझ लें। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो वी कैन से इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट इज़ द रिपोर्ट दैट इंडिकेट्स इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ अ कंट्री so that the administration can make policy or further policies for the betterment.
ठीक हो गया। मतलब मुल्क की बेटरमेंट के लिए मज़ीद पॉलिसीज़ जो है वो भी बनाती है एडमिनिस्ट्रेशन, इस इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को सामने रखते हुए। अगर क्वेश्चन 230 को देखें तो व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। अब टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी जो है टेस्ट टू टेस्ट रिलायबिलिटी है, इंटर रेटर रिलायबिलिटी है, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी है, इंटरवल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी है। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट आपसे इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि इनको मज़ीद एक्सप्लेन करें, तो आपको इन पे जो है वो होना चाहिए, मतलब कमांड आपको होनी चाहिए। अगर आप लोगों को रिलायबिलिटी के हवाले से या इसकी टाइप्स के हवाले से वीडियो चाहिए तो मेरे डिटेल वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन 231, नेम ऑफ रिसेंट चेयरमैन ऑफ AIOU। मतलब इस्लाम ओपन यूनिवर्सिटी के जो रिसेंट चेयरमैन हैं उनके बारे में क्वेश्चन किया गया है, तो आप इंटरव्यू से पहले इस क्वेश्चन को भी सर्च कर लीजिएगा। रिसेंटली जो है इरशाद अहमद अरशद साहब हैं, तो मे बी आपके इंटरव्यू को कंडक्ट होने तक ये चेंज भी हो सकते हैं, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लेना है। 232, फेमस थिंग ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप उसकी फेमस जो चीज़ें हैं, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल तो ज़ाहिर सी बात है इंटरव्यू के लिए रेडी करेंगे ही, तो उसमें आप ये भी देख लीजिएगा कि फेमस थिंग्स कौन कौन सी हैं। अगर आपने ये भी हो सकता है कि आपसे अलग से क्वेश्चन कर लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी डिस्ट्रिक्ट की जो फेमस थिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन 233 जो है, व्हाट इज़ मयर्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च। व्हाट इज़ मयर्ड, मेरे ख्याल में मेजरमेंट पूछा गया होगा। मेजरमेंट जो है वो बेसिकली हमें ये बताती है कि न्यूमेरिकल डाटा के हवाले से जितनी भी डिस्कशन है वो मेजरमेंट के हवाले से हो जाती है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मुझे एम्बिगियस लग रहा है, मेजर्ड है या मेजरमेंट है, मेरी नज़र से ये अब गुजरा है शायद। तो इसके हवाले से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूँगी। अगर ये मेजरमेंट के हवाले से है तो हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च में जो है, सॉरी, क्वेश्चन है 233, व्हाट इज़ मेजर्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या चीज़ मेजर की जाती है। हिस्टोरिकल रिसर्च में ज़ाहिर है आप एक हिस्टोरिकल फिनोमिना जो है उसको मेजर करेंगे, उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे, उसके काज एंड इफेक्ट्स देखेंगे, लेकिन आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। 234 जो है, एक्सप्लेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। जो इंटरनल वैलिडिटी है वो हमें बेसिकली ये बताती है कि जो स्टडी हमने कंडक्ट की है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक हो गया। ये असल में रिलायबिलिटी के हवाले से डिस्कस करती है। और अगर एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करें तो ये हमें ये बताती है कि जो रिपोर्ट हमने तैयार की है वो कितने हद तक रिलायबल है या वैलिड है। एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है वो हमें ये बताती है कि फाइंडिंग जो है उनको अगर एप्लीकेट किया जाए तो वो कितने अच्छे से एप्लीकेट की गई हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर एप्लीकेशन की बात ना हो और जस्ट फाइंडिंग्स की बात हो तो फिर वो इंटरनल वैलिडिटी होती है। ठीक हो गया। व्हाट इज़ रोल ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, आप इसको अपने हिसाब से डिस्कस कर सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये टीचर्स को क्रिएटिव चाइल्ड को क्रिएट करने में हेल्पफुल प्रूव होती है। मतलब टीचर्स जो है अपने स्टूडेंट्स को क्रिएटिव चाइल्ड बना सकते हैं इजीली विद द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा टीचर्स की पर्सनल ग्रोथ के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल प्रूव होती हैं। मतलब अगर हमें किसी भी हवाले से कुछ डाउट होता है या कोई हमारा कंसेप्ट एज अ टीचर क्लियर नहीं होता तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, मतलब गूगल करके चीज़ों के आंसर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके अलावा कंसेप्ट बिल्डिंग में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रूव होती है। मतलब जब हम AVAs का यूज़ करते हैं और वो हमें कॉस्टली पड़ती हैं, तो हम जस्ट एक वीडियो जो है अगर डाउनलोड करके और स्टूडेंट्स को दिखा दें तो उनके कंसेप्ट जो है ज़्यादा अच्छे बिल्डअप किए जा सकते हैं। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम AVAs के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट को भी इससे इम्प्रूव किया जा सकता है, स्टूडेंट्स की रिटेंशन को भी इम्प्रूव किया जा सकता है और जो कुछ आपके माइंड में आया वो भी ऐड कर सकती हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 236 को देखें तो डिफरेंशिएट फ्लिप्ड एंड ब्लेंडेड लर्निंग। इनको हम बहुत सारी वीडियोज़ में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि ब्लेंडेड लर्निंग जो है वो असल में लर्निंग की ऐसी टाइप है जिसमें इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। ऑनलाइन क्लास और फिजिकल क्लास दोनों एक ही टाइम में होती हैं। और फ्लिप्ड लर्निंग जो है वो ब्लेंडेड लर्निंग की ही एक टाइप है, जिसमें फ्लिप्ड लर्निंग में ऑनलाइन क्लास में आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं, जबकि फिजिकल वर्ल्ड में या आप अपने घर में बैठ के अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको लर्न करते हैं या अपने गिवन टास्क को लर्न करने की कोशिश करते हैं या मतलब उस पर मज़ीद वर्क करते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 237 को देख लेते हैं। व्हाट इज़ इंटरनल क्रिटिसिज्म? ये एक असल में टेक्निक है जो कि रिलायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, और जो रिसर्चर है जब उसको कोई डॉक्यूमेंट मिलता है या किसी डॉक्यूमेंट को फाइंड आउट करता है तो वो उसकी रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए इंटरनल क्रिटिसिज्म को यूज़ करता है, और वो ये देखता है कि जो कुछ उसने फाइंड आउट किया है वो ऑथेंटिक भी है या नहीं है, या अगर रिसर्चर की अपनी ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाए तो वो भी इंटरनल क्रिटिसिज्म के थ्रू ही किया जाता है कि जो रिसर्चर है उसकी अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच तो इसमें शामिल नहीं है। व्हाट इज़ फेस वैलिडिटी? अब अगर किसी टेस्ट को आप मतलब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसकी फेस वैलिडिटी ये होगी कि आपको देखते ही पता चल जाए कि हाँ, जो एसएलओज आपने बनाए थे या जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपने चेक करने हैं इस टेस्ट के थ्रू, ये टेस्ट वाकई उनके अराउंड जो है वो घूम रहा है। या अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो वी कैन से दैट इट टेल्स दैट द रियली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट इज़ अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक हो गया। और अगर हम बात करें कंटेंट वैलिडिटी की तो हम ये देखेंगे कि जो कंटेंट हमने यूज़ किया है टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्या वो वैलिड है? मतलब अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो वी कैन से इफ़ द टेस्ट इज़ फुली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट इट एम्स टू मैयर। मतलब जो कुछ आपने मैयर करना है, क्या आपका कंटेंट उस चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव है? अगर आपका कंटेंट रिप्रेजेंटेशन सही में कर रहा है तो आपकी जो कंटेंट वैलिडिटी है वो बिल्कुल ओके है। और फेस वैलिडिटी ये है कि आपको देखते ही पता चल जाए कि आपका टेस्ट जो है वैसा नज़र आ रहा है जैसा आपने मैयर करना है उसको। तो अगर आपको एज इट इज़ नज़र आ रहा है, देखने से आपको फर्स्ट लुक में ही पता चल जाता है कि आपका टेस्ट जो है बिल्कुल ठीक कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो ये आपकी फेस वैलिडिटी में इंक्लूड हो जाएगा। अब क्वेश्चन 240 को देख लेते हैं। एक्सप्लेन लॉज ऑफ लर्निंग। अब लॉज ऑफ लर्निंग आपको पता है कि थॉर्नडाइक ने दिए थे, इसकी दो टाइप्स हैं, प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज। तो प्राइमरी लॉज में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्राइमरी लॉज से पूछे जाते हैं, लॉ ऑफ रेडिनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक हो गया। रेडीनेस में जो है एक लर्नर रेडीनेस शो करता है किसी भी स्पेसिफिक परफॉर्मा को परसीव करने के लिए। एक्सरसाइज में वो ट्रायल एंड एरर के थ्रू वर्क करता है और बार बार उसको प्रैक्टिस करके देखता है, और इफेक्ट में जो है उसका आउटपुट जज किया जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब क्वेश्चन 241, व्हाट आर एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। जो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है इनको असल में ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी कहा जाता है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन की एक टाइप है जिसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती स्टूडेंट्स के लिए, और वो जितना चाहें अपने वे में और मल्टीपल वेज में जो है मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग के थ्रू वो अपनी जो सोचे हैं या अपने जो थिंकिंग एस्पेक्ट्स हैं उनको बता सकते हैं इन इस तरह के एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चन 242 जो है वो है व्हाट आर मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। इसको हम पहले भी 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। मॉरल डेवलपमेंट हो सकती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकती है, या मेंटल डेवलपमेंट हो सकती है, सोशियोलॉजिकल हो सकती है, सोशल हो सकती है, फिजिकल डेवलपमेंट हो सकती है, इमोशनल डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक हो गया। मतलब डेवलपमेंट की जितनी भी थीरीज़ हैं आप उन सब के नाम बता सकते हैं इसमें। क्वेश्चन 243 है व्हाट इज़ बिहेवियरिज्म एंड कनेक्शनिज्म अप्रोच इन लर्निंग। अब लर्निंग में बिहेवियरिज्म का आपको पता है कि बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्वेबल होता है, तो आपको जो है वो बेस्ट पता है कि बिहेवियरिज्म की अप्रोच क्या है। बिहेवियरिज्म की अप्रोच जो है वो बेसिकली स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के थ्रू इंटरप्रेट करना है बिहेवियर को, जबकि जो कनेक्शनिज्म होती है वो ये है कि जो थॉर्नडाइक के सेकेंडरी लॉज हैं उनमें लॉ ऑफ एसोसिएशन जो है असल में उसी को हम कनेक्शनिज्म कहते हैं, जिसमें दो चीज़ों को आपस में कनेक्शन के थ्रू उनके आपस में एसोसिएशन के थ्रू हम उसको लर्न करते हैं। और बेसिकली कहा यह जाता है कि जो कनेक्शनिज्म की अप्रोच है वो साइंटिफिकली और मैथमेटिकली प्रूवन डाटा पे बिलीव करती है। मतलब अगर वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं तो वो चीज़ सही है, अगर इंटरलिंक्ड नहीं है तो वो चीज़ सही नहीं है। लेकिन इसका कनेक्शनिज्म का जो बेसिक कंसेप्ट है वो थॉर्नडाइक के सेकेंडरी लॉ ऑफ एसोसिएशन से निकलता है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 244 को देखें, हाउ बिहेवियरिस्ट डिफाइन लर्निंग। जो बिहेवियरिस्ट हैं अकॉर्डिंग टू दैम लर्निंग ये है कि एन इंडिविजुअल लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। मतलब बिहेवियरिज्म की अप्रोच ये है कि लर्निंग जो है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन के थ्रू जो है डेवलप की जा सकती है एक लर्नर में, और ये ऑब्जर्वेबल भी है क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट और एक इंडिविजुअल जो है वो हम उनको नेकेड आइज से देख सकते हैं। अब व्हाट इज़ लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप की लंबी चौड़ी डेफिनेशन की तरफ हम नहीं जाते, हम जैसे ये कह सकते हैं लीडरशिप इज़ एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। ठीक हो गया। बाकी मज़ीद आपको लीडरशिप की जो डिफाइंस हैं वो आपको याद होंगी। क्वेश्चन 246 को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं व्हाट आर रोल्स ऑफ टीचर्स इन सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट में टीचर का रोल क्या हो सकता है? ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, तो आप किसी तरह से भी उसको मोल्ड कर सकते हैं।
टीचर जो है वो रोल मॉडल है, तो जब वो अपने करैक्टर को सेट करेगा तो उसके स्टूडेंट्स जो हैं ऑटोमेटिकली उसको उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए जो है उस चीज़ को परसीव करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके अलावा टीचर जो है वो रीइंफोर्समेंट को यूज़ कर सकता है बिहेवियर को चेंज करने के लिए, मोल्ड करने के लिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स को जो है रिस्पॉन्सिबल बना सकता है। स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाने के अलावा जो है स्टूडेंट्स में अवेयरनेस जो है वो डाल सकता है। उनके एक्सट्रीम जो एक्सट्रीम लेवल है उनकी लाइफ का, उसको रिड्यूस कर सकता है। उनको उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बता सकता है, उनको उनकी राइट्स के हवाले से बता सकता है। और मज़ीद जितनी चीज़ें आपके माइंड में आएँ तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। मतलब उनको सोसाइटी का एक कंस्ट्रक्टिव मेंबर बना सकता है टीचर, और डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकता है। अगर क्वेश्चन नंबर 247 को देखें तो एग्जिस्टिंग इशूज़ इन आवर एजुकेशन सिस्टम। अब एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ड्रॉप आउट है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, लो बजट है, चाइल्ड लेबर जो है उसकी वजह से स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्कूल हैं, लैक ऑफ बिल्डिंग है, लैक ऑफ टीचिंग फैसिलिटीज़ है, एवियर्स का लेक है, लैक ऑफ ट्रेनिंग्स हैं, लैक ऑफ रिसर्च है, पुअर फैसिलिटीज़ हैं, पुअर बिल्डिंग है या इनसफिशेंट बिल्डिंग है। ये इस तरह की सारी चीज़ें जो हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 248, डिफाइन को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड देयर इंपॉर्टेंस। अब जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो असल में जो है फैसिलिटेटर के तौर पे वर्क करती हैं, या हम कह सकते हैं कि दीज आर द हेल्पिंग हैंड फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक हो गया। इसमें हम ये कर सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो जब एग्जॉस्टेड हो जाते हैं तो हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं सो दैट हम री का एलिमेंट जो है वो डाल सकें, और स्टूडेंट जो है लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सीख सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू सीख सकें, ग्रुप लर्निंग सीख सकें, प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू जो है वो अपना लर्निंग एंड टीचिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 249, वाई वी यूज़ टीचिंग एड्स। हम टीचिंग एड्स क्यों यूज़ करते हैं? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम टीचिंग को ईजी बनाने के लिए, टीचिंग को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, टीचिंग को जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंसिंग बनाने के लिए, या अपनी टीचिंग को वेल करने के लिए जो है वो एवियर्स यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए जो है इंटरेक्शन जो है वो ईजी हो जाती है एवियर्स के थ्रू, उनका रिटेंशन का लेवल बढ़ जाता है, उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है एवियर्स के थ्रू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। और अगर 250 क्वेश्चन को देखें तो गिव सम सजेशन फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। अब करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि हम जो री एवेल्यूएट कर सकते हैं गोल्स को, उसके अलावा हम मोर रिसर्च कर सकते हैं या अथेंटिक रिसर्चर्स हम हायर कर सकते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के लिए। अगर एसएनसी की हम एग्जांपल दें तो हम कह सकते हैं कि ये बेस्ट वे में कंस्ट्रक्टेड है। एसएनसी का जो करिकुलम है, मैंने बेसिकली इसको खुद से ऑब्ज़र्व किया है प्राइमरी लेवल के सिलेबस को, तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ, क्योंकि इसमें लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे कंसेप्ट जो हैं वो बिल्डअप करवाए गए हैं। इसके हवाले से मैं और वीडियोज़ में भी आपको डिटेल इन्फोज दे चुकी हूँ। और अगर हम सारे करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस में सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, क्योंकि बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इन्होंने ही करनी होती है और इनके ऊपर ही होनी होती है। ये बेसिक स्टेक होल्डर्स हैं। अगर करिकुलम डेवलपमेंट में इनको जो है इंक्लूड किया जाए या इनसे मशवरे मांगे जाएँ तो मेरे ख्याल में हमारा करिकुलम जो है वो ज़्यादा बेस्ट वे में कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है या डेवलप किया जा सकता है। उसके अलावा हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। हम डिफरेंट एवियर्स जो हैं वो आईसीटी से भी ले सकते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं हम करिकुलम डेवलपमेंट में। ये तो वो सजेशंस थी जो मेरे माइंड में आई, और हो सकता है आपके माइंड में मुझसे भी ज़्यादा अच्छी सजेशंस आएँ, तो आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।